हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबने लेक्चर 1 देख लिया होगा और आपकी जो भी क्वेश्चनिंग होगी या क्वारीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या ऐप पर जाकर जो है जब लाइव क्लासेस होंगी तब उस समय आप पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 2 जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने मैंने आपको लेक्चर 1 में असाइनमेंट्स दिए थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। चलो, तो लेक्चर 1 जो था वो आर्टिकल 1 तक हमारा हो चुका था। आज हम लोग आगे शुरुआत करेंगे आर्टिकल 2, 3, 4 इसको फर्दर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला हम लोग लेंगे आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? स्टेट states that the parliament may by law admit new states into union of India or establish new states on terms and condition it deems fit। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक लीगल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि इसमें से आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो लीगल लैंग्वेज ये हमने पढ़ ली है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 2 सिंपल लैंग्वेज में क्या कहता है। सिंपल लैंग्वेज ये है कि आपका जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इस समय का यूनियन ऑफ इंडिया जो है जिसमें आपके 28 स्टेट्स हैं। लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका था 28 आपके स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। मान लो इस समय के यूनियन ऑफ इंडिया में कोई नया कंट्री, ठीक है, नई कंट्री ले लेते हैं, या कोई लैंड ऑफ पीस हो गया, आपका कोई लैंड ऑफ पीस है, या कोई एरिया हो गया वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल चलो लेते हैं नेपाल का। मान लो नेपाल जो आपकी कंट्री है, अगर वो इंडिया के साथ मर्ज होनी चाहती है, तो ऐसा करने के लिए उसको परमिशन कौन देगा? जो नेपाल इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती है, तो ऐसा करने के लिए उसको परमिशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? पार्लियामेंट। जो यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट। तो जैसे मान लो अगर नेपाल मर्ज होती है इंडिया के साथ, तो उसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर होगी? अगर आप इमेजिन करो उस समय इंडिया का मैप उत्तराखंड के साथ आपका मर्ज होगी, फिर उसके बाद आपकी यूपी के साथ मर्ज होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या नहीं करेंगे? वी विल नॉट टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट असेंबली ऑफ द उत्तराखंड, वी विल नॉट टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट असेंबली ऑफ यूपी एंड फर्दर। तो हम स्टेटों से नहीं पूछेंगे। इसमें पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है भाई, पर्टिकुलर जो कंट्री है वो अगर इंडिया में मर्ज होना चाहती है तो हो सकती है। वो किस में होगा? अंडर द आर्टिकल 2, ठीक। तो अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो ये आएगा कि अगर कोई कंट्री इंडिया में मर्ज होना चाहती है तो अंडर विच आर्टिकल दैट कंट्री बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप टिक करके आएंगे, आर्टिकल 2 को टिक करके आएंगे आप, ठीक है। और इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप पढ़ लो, सफिशिएंट है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, दैट इज आर्टिकल 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल 3, आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स डन बाय पार्लियामेंट, ठीक है। वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आपकी पार्लियामेंट कर सकती है। इसी के सब पार्ट में इनको इस तरीके से बांटा है कि ए जो पार्ट है आर्टिकल 3 का, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब आपको इस जो पर्टिकुलर ए पॉइंट है उसका मैं सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझाता हूँ। ये कह रहा है, ये लाइन ये कह रही है कि आर्टिकल 3 में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि कोई भी नया स्टेट बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमको एक और नया स्टेट बनाना है तो वो कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट बनाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नया स्टेट बनेगा कैसे? वो बाहर से उड़ के तो आएगा नहीं। तो 2 ही तरीके हैं, या तो पहले से आपके 2 स्टेट हैं, मान लो आपका फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और आपका ये उत्तराखंड है, या तो आप इन दोनों को मर्ज कर दो और एक नया स्टेट बना दो, ठीक है। तो वो किस में हो सकता है? अंडर द आर्टिकल 3 का जो पहला पार्ट है, ठीक है। 2 स्टेटों को मिला के कर सकते हैं, या पहले से आपका कोई स्टेट, जैसे हम यूपी ले लेते हैं, बहुत दिनों से बात चल रही है, डिमांड भी चल रही है कि यूपी के 3 पार्ट कर देने चाहिए, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न, है ना। तो वो भी किस में होगा? अंडर आर्टिकल 3 नया स्टेट, नए 3 स्टेट बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एमसीक्यू के एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आता है कि अंडर विच आर्टिकल हम नया स्टेट बना सकते हैं, तो आप टिक करके आओगे सिंपल आर्टिकल 3। दूसरा, अगर आप देखो बी पॉइंट जो है, अगर आपको किसी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज करनी है,
या इसमें वर्ड लिखा नहीं है डिक्रीज करती हैं, तो वो भी आप आर्टिकल 3 में कर सकते हैं। अब वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूपी जिस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हो सकता है वो स्टेट कुछ शेयर या कुछ पार्टिकुलर पार्ट जो है वो यूपी को देना चाहता है, तो वो किस आर्टिकल में देगा? अंडर द आर्टिकल 3। ठीक है। फिर उसके बाद चेंज द बाउंड्री, वही बात हो गई, तो वो भी किसके हो करेंगे हम लोग? अंडर द आर्टिकल 3 करेंगे। तो ओवरऑल में अगर हम ये BCD 3 पॉइंट्स को देखो, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री, चेंज द बाउंड्री, सब किस में आएगा? आर्टिकल 3 में। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सकता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट। इसमें किसी भी तरीके से स्टेट की जो असेंबली है उसकी परमिशन नहीं ली जाएगी। देखो कंसर्न अलग बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के 3 पार्ट करने वाले हैं तो यूपी से आप कंसर्न कर सकते हैं उनकी जो स्टेट असेंबली है कि भाई हम आपके 3 पार्ट कर रहे हैं, अभी डिवाइडिंग यू इन 3 पार्ट्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? ओपिनियन पूछ सकते हैं, लेकिन मान लो अगर तीनों मना, मतलब यूपी मना कर दे कि नहीं करते हमारे 3 पार्ट, डजंट मैटर, पार्लियामेंट डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हमारी सारी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, तो वो उनके पार्ट करते हैं। फिर यहीं पर अभी इसमें पॉइंट लिखा नहीं है, चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो भी पार्लियामेंट करेगी, किसी स्टेट का कैपिटल का नाम चेंज करना है या सिटीज़ का नाम चेंज करना है तो वही पार्लियामेंट के पास ही क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना, ये सिंपल लैंग्वेज आप पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आर्टिकल 3 से ही रिलेटेड अगर हम लेके चले थोड़ा, ये मैंने आपको एक स्लाइड बना रखी है आपके लिए कि कब कब अंडर द आर्टिकल 3 कौन कौन से आर्टिकल बने। तो यहाँ देखो ये रटाफिकेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो टेबल दे रखी है इससे आपके 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला आपको दे सकते हैं कि आपको स्टेट दे दिया, जैसे आंध्रा दे दिया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, वो आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट क्या कहते हैं किस ईयर में बना था। ठीक है, वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट बना था। जैसे आंध्रा हो गया 53 में हो गया, गुजरात 60, महाराष्ट्र 60 में, केरला। एक तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 तरीक़ों से बन सकता है कि आपको ये टेबल दे दें, इसमें ए लिख दें, इसमें बी लिख दें, मैच द फॉलोइंग, कौन सा स्टेट किस साल बना है, पेयर करो उसको। ठीक है, या कौन सा पेयर गलत है। तो देखो एक ये सारा काम जो है वो आपका रटाफिकेशन का है, और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन के कि एक तरफ ईयर दे दिया, एक तरफ स्टेट दे दिया, एक तरफ ईयर दे दिया। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि आपको 4 स्टेट्स दे दें। ठीक है, दे गिव यू 4 स्टेट्स, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, कि पहला कौन सा बना उसके बाद कौन सा बना। तो ऐसा भी आपको याद करना पड़ सकता है। दूसरा अगर आप देखो जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि कौन सा, जैसे गुजरात है 60 में बना, याद कर लिया, पर किससे अलग होकर बना था। तो पहले गुजरात जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा अंदर आया करता था, उससे अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो ये जो टेबल है, एक तो आप टेबल यहाँ से ऐसे याद कर लेना जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये अलग से याद होगी, और दूसरा इसको इससे लिंकअप करना है कि आंध्र किससे अलग होकर बना, महाराष्ट्र किससे अलग होकर बना, नागालैंड जो है, हरियाणा जो है, हिमाचल जो है, मेघालय जो है, सिक्किम पहले क्या था, गोवा जो है, उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट था, झारखंड बिहार का पार्ट था, ऐसे अलग होगा। तो ये टेबल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट? आर्टिकल 3। ठीक है, चलो तो ये हमारा खत्म हुआ पार्ट 1, और पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, तो ये हमने खत्म किया। तो 1, 2, 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। 4 का अभी आप लोग इन डेप्थ नहीं पढ़ना है इतना, कभी आप सिविल सर्विसेज की IAS की तैयारी करेंगे तो वो अलग से करेंगे हम लोग, पर जियो के पेपर में आपका प्रीलिम्स में इतना ही आ सकता है। आर्टिकल 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, तो ये पार्ट 1 खत्म। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया कि पार्ट 1 के अंदर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो आप टिक कर जाओगे 1 से लेकर 4 तक आपके क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब अगला लेते हैं हम लोग सिटीजनशिप, जो कि कहाँ से किस पार्ट में है? पार्ट 2 में है। तो देखो यहीं से मैं एक क्वेश्चन भी बनाता जा रहा हूँ आपको, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो किस आर्टिकल, सॉरी किस पार्ट में आता है। तो आप टिक कर क्या होगे? पार्ट 2 में। ठीक है, और अभी हमने जो पढ़ा था यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन जो है वो किस पार्ट में आता है? पार्ट 1 में आता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सिटीजनशिप किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल से, तो आप टिक करके आएंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक है? आपका 11 तक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है
जिसको इन्हीं आर्टिकल से पावर मिलती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू का यहीं से बन सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट किस साल पास हुआ था, तो आप टिक करके आएंगे 1955 को। ठीक है, और उसके बाद इसको इस एक्ट को 1986 में मॉडिफाइड किया गया, देन उसके बाद 1992 में मॉडिफाइड किया गया, देन 2003 में मॉडिफाइड किया गया, देन आपका 2005 में मॉडिफाइड किया गया और 2015 में मॉडिफाइड किया। तो देखो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये मॉडिफिकेशन आपको जो जियो के स्टूडेंट्स हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना है। हाँ, कभी आप सिविल की तैयारी करोगे, सिविल सर्विसेज, तो आपको खास तौर पे जो लास्ट के ये मॉडिफिकेशंस हैं, 2005 में क्या मॉडिफिकेशन किए गए, 2015 में क्या मॉडिफिकेशन किए, वो पढ़ना है। जैसे मैं 2005 और 15 के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि क्या किए गए थे। क्या ये कि जो आपके PIO होते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और OCI, ओवरसीज जो सिटीजन्स आपके होते हैं, उनको आपका इन्होंने क्या देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूअल सिटीजनशिप देनी शुरू कर दी। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप, और उसका लॉजिक ये था ड्यूअल सिटीजनशिप देने का कि ये जो PIO और या OCI होते हैं, ये लोग अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे यूरोप है उसमें अलग अलग जो देश हैं, पोलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, ब्रिटेन हो गया, ये वहाँ बहुत ही रिच लोग हैं, बहुत ही बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इंडिया चाहती है कि भाई ये लोग वापस इंडिया आना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह बिजनेस इनका सेटअप है, लेकिन इनको अगर हम ड्यूअल सिटीजनशिप देते हैं PIO और OCI को, तो ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि ब्रिटेन में भी रहता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर आप उसको ड्यूअल सिटीजनशिप दे रहे हैं, यानी कि यहाँ की सिटीजनशिप भी दे रहे हैं, तो वो यहाँ आएगा, पैसा लगाएगा, लैंड खरीदेगा, तो मनी ट्रांसफर करेगा। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो भी रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ये है कि जितने भी आपके PIO और OCI हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देती है, ड्यूअल सिटीजनशिप, और इसके तहत वो यहाँ उनको कभी भी आ सकते हैं बिना वीज़ा लिए, यहाँ आके लैंड परचेज कर सकते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो भी लिबर्टीज़ आप इंडियन सिटीजन्स को मिलती है सारी उनको मिलती है। और अभी बात ये चल रही है कि उनको लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, और जो आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उनमें भी उनको क्या दी जाए, मौका दिया जाए। तो देखो अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हमने बात की 55 के एक्ट की, और ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ठीक, ये आपको 5 तरीके देता है जिससे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू बिकम अ इंडियन सिटीजन। तो इसको खाली आपको रट्टा मारना है बाई बर्थ, तो हम लोग सब लोग बाई बर्थ हैं, हमारे फादर मदर इंडियन सिटीजन थे, तो आप भी बाई बर्थ क्या हो गया, इंडियन सिटीजन हो गया, बाई डिसेंट हो गया, बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, बाई नेचुरलाइजेशन हो गया, और बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि अगर हम नेपाल को एक्वायर्ड कर लें तो नेपाल के सारे सिटीजन क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। आपको इसके इन डेप्थ में नहीं जाना, मैं फिर से बार बार आपको इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर प्रिपेयर हो रहा है वो बिल्कुल जियो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो रहा है। जैसे बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, इसका भी बहुत इन डेप्थ में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो सिविल सर्विसेज के IAS और PCS के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। क्योंकि जो पेपर मैंने आपका 2020 में आपका हुआ था, जो मैं उस पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया था, मैं आपको उसी एनालिसिस के बेसिस पर ही उस लेवल का पढ़ा। तो आपने ये याद करना है, 5 तरीके कौन से हैं, उनकी हेडिंग आपने याद करना है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम पिछली साइड देखें कि ये जो आर्टिकल है वो 5 to 11 है, तो ये जो एक्ट है उसको 5 to 11 से ही क्या मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है। अब 5 to 11 सारे नहीं पढ़ने, हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं आपके साथ खाली डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9 क्यों इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर कोई एक एक्स जो कि क्या है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये एक्स जो है वो इंडियन सिटीजन है, और इमेजिन करो कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सिटीजनशिप ले लेता है। ठीक है, तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेगा, आर्टिकल 9 ये कहता है कि उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको एक MCQ लिए क्वेश्चन मिल गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर की सिटीजनशिप लेता है तो किस अंडर विच आर्टिकल इट लॉस्ट इट्स सिटीजनशिप, तो आप टिक करोगे आर्टिकल 9। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास, कि वो किसी भी इंडियन सिटीजनशिप की जो सिटीजनशिप है वो
क्या कर सकता है, स्नैच कर सकता है अगर वो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जैसे एंटी नेशन एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिकली हमको डिप्रेस कर रहा है, कुछ भी होता है। यानी कि आपको रट्टा मारना है कि आर्टिकल 10 ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू स्नैच द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन। ठीक। देन आपका आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास दोबारा, अच्छा ध्यान रखना, जितनी बार मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूँ तो पार्लियामेंट का मतलब होगा आपका क्या, 3 एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा लोकसभा, दूसरा एलिमेंट होगा राज्यसभा, और तीसरे आपके एलिमेंट होंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों से ही मिलके क्या बनता है आपका पार्लियामेंट। तो अगर मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ पार्लियामेंट ने ऐसा किया, पार्लियामेंट ने ऐसा किया, तो मतलब होगा कि जो बिल होगा वो पर्टिकुलर लोकसभा में पास हुआ होगा, राज्यसभा में पास हुआ होगा, और उस पर फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया होगा, साइन किया होगा। ठीक है, तभी वो उतना एम्पावरमेंट हुआ होगा। ठीक, तो वापस आते हैं लेक्चर पे। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये जो आपका एक्ट था, आर्टिकल 11 कहता है कि इस एक्ट में कोई भी जो आपको चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, उसको छोड़कर जो आपके स्टेट्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा खत्म हुआ आपका कौन सा पार्ट, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सॉरी सिटीजनशिप पार्ट 2 5 to 11। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी पहली कंट्री थी। ठीक है, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने सबसे पहले अपने सिटीजन्स को क्या दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। ठीक, या क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर डेवलप होने शुरू हुए, तो आप टिक करके आओगे कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके ब्रिटेन में शुरू हुए। उसमें वहाँ के जो किंग थे आपके, वो एक जॉन नाम के किंग थे, किंग जॉन। उन्होंने 1215 एडी में, ठीक है 1215 एडी में फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया कि भाई फंडामेंटल राइट जैसी भी चीज़ कोई होनी चाहिए। अभी हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होती क्या है। ये आप हेडिंग देख ही रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एजुकेशन राइट हो गए, सारे हमको मिलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो है, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स पहली बार कब आपका एड ऑन किया गया, तो 1791 किस नाम से किया गया था, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से किया गया था। तो आजकल अमेरिका बड़ा न्यूज़ में कोरोना वायरस की वजह से, तो आ सकता है भाई कि अमेरिका में पहली बार फंडामेंटल राइट जैसा जो कॉन्सेप्ट था वो कब एड ऑन किया गया था, तो आप ठीक करोगे 1791 बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर, यानी कि मैं इंडिया ना बोल के क्या बोलता हूँ उसको, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप टिक करके आओगे 1895 में। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ब्रिटिशर से कब फंडामेंटल राइट्स को ऑफिशियली मांगा था, तो आप टिक करके आएंगे 1925। ठीक है, और उसके बाद बाकायदा नेहरू रिपोर्ट जब आई थी 1928 में। ठीक है, ऑफिशियली नेहरू रिपोर्ट आई थी आपकी, नेहरू रिपोर्ट। उसमें बहुत डिटेल में नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो था और मोतीलाल नेहरू साहब जो थे, उस समय उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है पूरा नेहरू रिपोर्ट में डिटेल में फंडामेंटल राइट्स मांगे जो उनको चाहिए था। ठीक है, तो कई बुक्स में ये 25 नहीं दे रखा है, लेकिन अगर 28 नहीं ऑप्शन में है तो 25 टिक करके आप आएंगे कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है ओवरऑल में, कि फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड थी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स कब रखी थी। तो आप या तो 25 टिक करके आना, अगर 28 नहीं और 28 नहीं 25 नहीं होगा तो 28 टिक करके आना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो अगर ये दोनों नहीं हुए, 25 भी नहीं हुआ 28 भी नहीं हुआ, तो पूछेंगे किस रिपोर्ट में, on which first report the Congress party demanded all the fundamental rights from the Britishers, तो आप टिक करोगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले वही करते हैं कि ये किस पार्ट से किस पार्ट तक आपका फंडामेंटल राइट्स शुरू होता है और कहाँ किस आर्टिकल में खत्म होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद नोट साथ में बनाते जाना, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो उनको एक जगह लिख लेना। जब भी मेरी लाइव क्लासेस होंगी तो उन डाउट्स में हम लोग उसको क्या कर लेंगे, पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे। लेकिन अगर आपको लिखना तो अभी लिख लीजिए। फंडामेंटल राइट जो है वो आता है आपका पार्ट 3 में आता है आपका। ठीक है, कई बार ये पार्ट याद करते आना है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 में क्या, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में आता है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है तब आप टिक करेंगे। आर्टिकल 12 से शुरू करते हुए आपका 35 तक, ये सारे के सारे जो है इसी के अंदर क्या रखे हुए हैं, आपके फंडामेंटल राइट। तो देखो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका यहीं से बन गया एमसीक्यू का, कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट में आता है, 3rd में आता है, और किस आर्टिकल से 12 to 35 से आता है। ठीक है, दूसरा एक कीवर्ड आप सुनेंगे जो शायद आपके एग्जाम में आ जाए, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ABSOLUTE, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इसके आगे वर्ड लगा देता हूँ, नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा ही एक कीवर्ड, बड़ा ही कह सकते हैं इन डेप्थ में। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, इस मान लो हम एक ले लेते हैं एक्स को, ये एक्स जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो इसको जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं बिटवीन 12 to 35 वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो रीजंस देने के बाद आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, हमेशा नहीं मिल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं लॉकडाउन वाला जो केस हुआ था हमारे यहाँ, और आगे शायद लॉकडाउन बढ़े आपका अभी दोबारा, क्योंकि आज हमारी अगर हम देखें तो आज आपका 14 जुलाई है, और आज भी आपके जो है काफ़ी केसेस जो हैं वो बढ़ते आ रहे हैं लगातार। 30,000 के करीब हम पहुँचते जा रहे हैं पर डे केसेस में, और कई स्टेटों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। तो एज यूजुअल है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो आप बाहर निकलना, बाहर टहलना, घूमना सब बंद हो गया था, जबकि ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है कि यू कैन विजिट एनीवेयर इन इंडिया। लेकिन मैंने बोला ना कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, वॉर की कंडीशन बनती है, या जो अभी की बंदी है पेंडेमिक कंडीशंस बनती है, तो उसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या है, नॉट एब्सोल्यूट। दूसरा कीवर्ड आपको समझना है कि आप जो एग्जाम में आता है कि आपके जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इसका गार्जियन कौन है। गार्जियन अगर मैं हिंदी बोलूँ तो भाई रखवाला कौन है, तो आप टिक करके आएंगे कि इसका रखवाला जो है जुडिशरी है। ठीक है, जुडिशियल बॉडी या जुडिशरी है आपकी, और अगर जुडिशरी लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा, तो उसमें आप टिक करके आएंगे। ठीक है, फिर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब कुछ थोड़ा बहुत उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और थोड़ी बहुत उसमें क्या है, आपकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। लेकिन एमसीक्यू के लिए अगर आप एग्जाम में आ जाए कि आपका फंडामेंटल राइट जो है क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप करोगे हाँ भाई नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, दोनों है। ठीक है, और जो आपके अगला जो है जितने भी आपके डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, जैसे आर्मी के हो गए, आपके नेवी के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हो गए, जैसे आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, या पुलिस के लोग हो गए आपके, या सीबीआई रॉ हो गया, है ना। इन सबको सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ इनके साथ बाउंडेशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका एक स्ट्राइक वाला कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक्सप्रेस करने का होता है, तो ये कभी नहीं कर सकते स्ट्राइक, यूनियन नहीं बना सकते बेचारे ये लोग, क्योंकि यूनियन बना के फिर वो होगा अपोजिशन होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होती है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इस जब भी हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और जितने लोग लेक्चर देखते हैं, अगर ये यूट्यूब में अपलोड होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ कमेंट करके, अगर आपको क्वेश्चन में ये लेक्चर में कुछ निगेटिव लगा है तो बताएं, पॉजिटिव लगा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें उसको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है आपका, इसी को जो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब एक डिवीजन पढ़ लेते हैं कि जो ये 12 to 35 है इसको किस तरीके से बांटा गया है, और ये आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ।
और डिवीजन इस तरीके से है कि जो राइट ऑफ, मैं इसको इधर ही लिखता हूँ पूरा, ये उम्मीद है कि सब आपने लिख लिया होगा, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। हाँ, तो जो राइट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 14 से शुरू होता है और 18 में खत्म होता है, ठीक है। आपको ऐसे भी याद करना है, आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, राइट टू इक्वालिटी इधर, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर्स में करना शुरू करेंगे करके। राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका 19 से शुरू होता है, 22 में खत्म होता है। देन आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका 23 से शुरू होता है और 24 पे खत्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से शुरू होता है और 28 पे खत्म होता है। और फिर उसके बाद कल्चरल जो राइट है, एजुकेशनल राइट 29 से शुरू होता है और 30 पे खत्म होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे सारी इंटरेस्टिंग भी है, ये 32 पे आपका आर्टिकल 32 के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंड लेक्चर था फंडामेंटल राइट्स पे। तो लेक्चर 3 पे एक एक करके मैं आपको सारे आर्टिकल्स कराऊंगा, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, 19, 22 में क्या है और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, और उम्मीद है कि अगर लाइव क्लासेस होती हैं, या सबसे अच्छा ये है कि आप कमेंट बॉक्स में आके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं खास तौर पे, वो आप उसमें पुट ऑन करें। और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि 2020 का जो आपका पेपर हुआ था जियो आपका प्रीलिम्स का, उसके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके इस पीपीटी स्लाइड में डाल दूं, कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि क्यों नहीं हम इतना इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, क्यों हम इतने, क्योंकि आपको बहुत लंबा कोर्स है और हर चीज़ थोड़ी सी आपको पढ़नी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में।